हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। इस सीरीज़ में हम लोग सॉल्व करेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास, प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन को, है ना। प्रैक्टिस करेंगे छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता माने जाते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं लोचन प्रसाद पांडे, शंकर तिवारी, माधवराव सप्रे या पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो इनमें से कौन छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता माने जाते हैं? अगर आपको आंसर पता रहता है तो आप वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताते जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे करके क्वेश्चन का आंसर जो है आप बताते जाइएगा, आपको पता रहता है तो इस क्वेश्चन का आंसर है लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता माने जाते हैं पंडित लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन माने जाते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं गोपाल प्रसाद मिश्र, या मिस्टर चिजम, या बाबू रेवाराम, या पंडित माधवराव सप्रे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम द्वारा लिखित पांडुलिपियाँ जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास से के एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, बाबू रेवाराम रतनपुर निवासी है ना, इनके द्वारा लिखी गई जो पांडुलिपियाँ हैं ये जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती हैं। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं बाबू रेवाराम। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में ना, ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? दंडकारण्य, या दक्षिण कोसल, या दंडकारण्य, या छत्तीसगढ़, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, है ना, क्योंकि वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिलता है। वैदिक काल के किसी भी ग्रंथ में, है ना, छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसको किसी भी इनमें से कोई नहीं, है ना, ये आंसर होगा। देखिए रामायण काल में दक्षिण कोसल बोला जाता था छत्तीसगढ़ को, और बस्तर को बोला जाता था दंडकारण्य। ठीक है, और महाभारत काल में जो है छत्तीसगढ़ को बोला जाता था कोसल, है ना, कोसल, और बस्तर को बोला जाता था कांतार। ठीक है, कांतार बोला जाता था। और जो है वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिलता है किसी भी ग्रंथ में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं होगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? है ना, समुद्रगुप्त के द्वारा लिखवाया गया, या है ना, समुद्रगुप्त के द्वारा बनवाया गया प्रयाग प्रशस्ति, है ना, इसमें कौशल के शासक को किस नाम से जाना गया है? ऑप्शन दिए हैं शिवगुप्त, या सोमेश्वर, या महेंद्र, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास का, उसमें भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, है ना, प्रयाग प्रशस्ति में। तो उसमें छत्तीसगढ़ के शासक को, है ना, या कौशल के शासक को महेंद्र के नाम से पुकारा गया है, महेंद्र बोला गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के यानी कि कौशल के शासक का नाम महेंद्र से संबोधित किया गया है। ठीक है, जिसे समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, है ना। और इसके साथ ही कांतार या दंडकारण्य के शासक को क्या कहा गया है, यह आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक को पराजित करने का उल्लेख है, और दंडकारण्य के शासक को पराजित करने का उल्लेख है। तो दंडकारण्य के शासक का क्या नाम है बताइएगा। कौशल के शासक का नाम तो महेंद्र उल्लेख हुआ है उसमें। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी यात्री वेनसोंग ने सिरपुर की यात्रा कब की थी? चीनी यात्री वेनसोंग ने सिरपुर की यात्रा, ठीक है, तो देखिए यात्रियों के राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध हैं चीनी यात्री वेनसोंग। तो वेनसोंग ने भारत भर में, है ना, कई वर्षों तक भ्रमण किया विभिन्न स्थानों का, है ना, मगध साम्राज्य से लेकर के दक्षिण कोसल या दंडकारण्य, है ना, तक का, मतलब इस क्षेत्र का, दक्षिण कोसल क्षेत्र का, है ना, भ्रमण किया। तो किस सन में या किस समय में
जो है यात्रा की, सिरपुर की, है ना, सिरपुर की यात्रा कब की, इसको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 5वीं, 7वीं, 8वीं या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है 7वीं शताब्दी में, है ना। 7वीं शताब्दी यानी 600 और 600 से लेकर के, है ना, 700 के पहले, है ना, इन दोनों के बीच के वर्षों में किसी वर्ष में, है ना, सिरपुर की यात्रा की थी 7वीं शताब्दी में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वाष्टा देवी से विवाह किया था? पांडु वंश के शासक, है ना, किस शासक ने मौखरी वंश की राजकुमारी वासटा देवी से विवाह किया था? मौखरी वंश की राजकुमारी वासटा देवी से विवाह किया था, किसने किया था? ऑप्शन दिए हुए हैं तीवर देव, या चंद्रगुप्त, या हर्षगुप्त, या महाशिवगुप्त। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है हर्षगुप्त। ठीक है, पांडु वंश के शासक हर्षगुप्त, है ना। ये सभी जो शासकों के नाम दिए हुए हैं यह पांडु वंश के हैं। तो पांडु वंश के शासक हर्षगुप्त ने वासटा देवी से विवाह किया था। ठीक है, और हर्षगुप्त की मृत्यु के पश्चात वाष्टा देवी ने, है ना, सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा वाष्टा देवी हर्षगुप्त से विवाह हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सही उत्तर बताइए, है ना। यहाँ पर कूट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही होगा यह बताना है। पहले तो कथन दिया हुआ है ए बी सी करके, और फिर कूट में दिया हुआ है ए सही है, बी सही है, ए बी सही है, इस प्रकार से, है ना। तो आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। ठीक है, तो एक तो सही है ना, ए सही है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल के नाम से संबोधित किया गया है। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण कौशल अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया, यह भी सही है। कौशल के राजा को महेंद्र के नाम से उल्लेख किया गया है और उसको पराजित करने का, है ना, वर्णन मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया, यह कथन गलत है ना। उन्होंने, यानी कि समुद्रगुप्त ने इस जो दंडकारण्य या दक्षिण कौशल, है ना, जो भी है, ये इन दोनों क्षेत्रों को, है ना, दंडकारण्य और दक्षिण कौशल दोनों क्षेत्रों को अपने विजित तो कर लिया, लेकिन अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए एवं बी, है ना, ए एवं बी सही है, यानी कि 1 2 सही है। आंसर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज, है ना, राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न किन स्थानों से था? है ना, राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के किन स्थानों से था? ऑप्शन दिए हुए हैं आरंग, या खल्लारी, या रतनपुर, या रायपुर, है ना। तो मोरध्वज, है ना, नामक राजा का संबंध छत्तीसगढ़ के किन किन स्थानों से था? ठीक है, तो देखिए आरंग से था और रतनपुर से था, है ना। ठीक है, ए और सी आंसर सही है, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आरंग और रतनपुर से संबंधित होने का उल्लेख मिलता है राजा मोरध्वज का, है ना। तो आरंग और रतनपुर, ए और सी सही है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायगढ़ की कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? ठीक है, पाषाण युग के, लौह युग के, या कांस्य युग के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पाषाण युग के। पाषाण युग के लौह लौह हथियार, है ना, सॉरी, पाषाण युग के हथियार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पाषाण युग के हथियार प्राप्त हुए हैं रायगढ़ की कबरा पहाड़ी से। पाषाण युग से आप समझ सकते हैं पत्थर के हस्तचलित कुदाल, इस प्रकार से, है ना, कुल्हाड़ी, ये सब प्राप्त हुए हैं पाषाण युगीन, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सही उत्तर की पहचान कीजिए। ऑप्शन यहाँ कूट दिए हुए, कथन दिया हुआ है, फिर इसके बाद कूट दिया हुआ है इधर, है ना। ए सही है, ए एवं बी सही है, बी एवं सी सही है, इस प्रकार से। तो पहले कथन को देख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है। प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। ठीक है, यह तो सही है। प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग जो है मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, है ना। सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं में ब्राह्मी लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, यह भी सही है। इसी से प्रमाण मिलता है कि मौर्य साम्राज्य का, है ना, अधिकार रहा होगा उत्तर छत्तीसगढ़ में, उत्तरी भाग में छत्तीसगढ़ के, क्योंकि सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं में ब्राह्मी लिपि, है ना, ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए, है ना, और पाली भाषा में लिखे हुए मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इससे पुष्टि होती है। ठीक है, अगला है,
अशोक के कलिंग अभिलेख से भी इसकी पुष्टि होती है। यह कथन गलत है, कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि नहीं होती है ना, कलिंग अभिलेख में इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो ए और बी सही है। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ए एवं बी सही है। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? देखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ है ना, यानी दक्षिण क्षेत्र, दक्षिण भारत अभियान के दौरान उन्होंने कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। कौशल के राजा महेंद्र है ना, कौशल के राजा का नाम मिलता है महेंद्र। और महाकांतार यानी कि दंडकारण्य के राजा का नाम मिलता है व्याघ्रराज। ठीक है, यहाँ ये दंडकारण्य के राजा का नाम व्याघ्रराज। तो उन्होंने किसको किसको हराया था? महेंद्र को और व्याघ्रराज को हराया था, लेकिन महाकांतार के राजा का नाम है व्याघ्रराज। ठीक है, तो याद रखिएगा, व्याघ्रराज को हराया था दक्षिण कौशल के या सॉरी दंडकारण्य के या महाकांतार के राजा व्याघ्रराज को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कवर्धा महल का डिजाइन और निर्माण किया गया, किसके द्वारा किया गया है ना? कवर्धा महल का डिजाइन तैयार किया उन्होंने और उसका निर्माण भी करवाया। तो इनमें से कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं, महाराजा धर्मराज, या गुरु घासीदास जी द्वारा, या वल्लभाचार्य जी द्वारा, या बिंबाजी भोसले द्वारा, है ना। तो कवर्धा महल का डिजाइन तैयार किया महाराजा धर्मराज ने और उसका निर्माण करवाया। ठीक है, कवर्धा महल का निर्माण कराया और डिजाइन तैयार किया किसने? महाराजा धर्मराज द्वारा, है ना, महाराजा धर्मराज। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कवर्धा में फड़ी नागवंशी शासकों का है ना शासन था, है ना, कवर्धा में फड़ी नागवंशी शासकों का। ठीक है, और उसके एक राजा हैं महाराजा धर्मराज, तो उनके द्वारा कवर्धा महल का डिजाइन और निर्माण कार्य कराया गया था। ठीक है, और किस किस स्थापत्य कला का निर्माण, ठीक है, फड़ी नागवंशी शासकों द्वारा करवाया गया था? अगर आपको पता है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमेलित करना है, इस तरफ राजवंशों का नाम दिया हुआ है और उन इधर है ना उनके शासकों का नाम दिया है। तो कौन से शासक किस राजवंश से संबंधित हैं, इसको सुमेलित करना है। यहाँ कूट दिए हुए हैं, ए का 1, बी का 3, सी का 2, इस प्रकार से अलग अलग दिए हुए हैं। तो आपको बताना है सही सुमेलित करके। ठीक है, देखते हैं। राजर्षि तुल्यवंश है ना, राजर्षि तुल्यवंश के शासक कौन है? ठीक है, भीमसेन प्रथम, राजर्षि तुल्यवंश भीमसेन प्रथम। ठीक है, नलवंशी शासक, नलवंशी शासक भवदत्त वर्मा। ठीक है, सरबपुरीय शासक प्रसन्नमात्र, पांडुवंशी शासक तिवर्देव। ठीक है, पांडुवंश के शासक कौन है? तिवर्देव, तिवर्देव पांडुवंशी शासक, सरबपुरीय शासक है ना प्रसन्नमात्र, नलवंशीय शासक कौन है? भवदत्त वर्मा, और राजर्षि तुल्यवंश के शासक भीमसेन प्रथम। तो देखते हैं मिला करके, ए का 3 ये वाला है ना, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 है ना। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 जो है सही उत्तर को इंगित कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में कि जिन राज्यों को जीता उनमें छत्तीसगढ़ से शामिल थे। कौन कौन से राज्यों को जीता छत्तीसगढ़ के, इसको बताना है। तो कौशल को तो जीता ही है ना, कुराट को नहीं, ये कुराट नामक क्षेत्र का उल्लेख नहीं मिलता है। महाकांतार को भी जीता। ठीक है, विष्णुपुर का भी उल्लेख नहीं होता है। ठीक है, तो कौशल और महाकांतार को जीता, ए और सी को। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने कौशल और महाकांतार क्षेत्र को जीता, यानी ए और सी सही है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के है ना प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य है ना, ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? सांची का अभिलेख, राजिम अभिलेख, मंदसौर अभिलेख या उदयगिरी का अभिलेख? तो इसका सही उत्तर है
राजिम का अभिलेख, है ना। राजिम का अभिलेख गरियाबंद जिले में राजिम पड़ता है। तो राजिम अभिलेख जो है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है ना। उसमें विभिन्न राजाओं का और उसके उनके द्वारा किए गए कार्यों का, है ना, उनके वंशों का उल्लेख मिलता है ना, सभी का नहीं लेकिन बहुत का। तो इससे जो है यह एक महत्वपूर्ण स्रोत साबित होता है ना छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का। कौन? राजिम अभिलेख। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, राजिम अभिलेख छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शासक छिंदक नागवंश से संबंधित है? छिंदक नागवंश से, ठीक है, बस्तर क्षेत्र में, है ना, जो है छिंदक नागवंशी शासकों का शासन था, है ना। और इनके द्वारा ढोलकल गणेश का जो भी मूर्ति गणेश भगवान जी का बनवाया गया और उसे पर्वत के ऊपर, पहाड़ के ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो छिंदक नागवंशी शासकों का शासन बस्तर क्षेत्र में था। तो इनमें से कौन कौन से शासक छिंदक नागवंशी शासक नागवंश से संबंधित हैं, यह आपको बताना है। देखिए, सोमेश्वर देव, गोपाल देव, कन्हर देव या जयसिंह देव। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ए, यानी कि सोमेश्वर देव, कन्हर देव और जयसिंह देव। ठीक है, गोपाल देव का उल्लेख नहीं है नागवंश, छिंदक नागवंश में। ठीक है, तो सोमेश्वर देव, कन्हर देव और जयसिंह देव, ए, सी और डी, है ना। ये ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, है ना, ए, सी, डी। सोमेश्वर देव, कन्हर देव, जयसिंह देव, ठीक है, छिंदक नागवंश से संबंधित शासक हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ का प्राचीन स्थापत्य एवं राजवंश का जोड़ी जो है सुमेलित है, बताना है। ठीक है, एक तरफ दिया हुआ है छत्तीसगढ़ का प्राचीन स्थापत्य, है ना, मंदिर या है ना, विभिन्न प्रकार के स्थापत्य, और दूसरी तरफ दिया हुआ है राजवंश। तो कौन सा सही सुमेलित है, यह बताना है। देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, राजीव लोचन मंदिर राजिम में है। ठीक है, नलवंशी शासकों द्वारा स्थापित किया गया है, यह तो सही है। राजीव लोचन मंदिर राजिम में है, गरियाबंद जिले में, नलवंशी शासकों द्वारा स्थापित किया गया है, सही है। पातालेश्वर मंदिर मल्हार पांडु वंश द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। ठीक है, पातालेश्वर मंदिर जो मल्हार में है, पांडु वंशी शासकों द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। ठीक है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर सिरपुर द्वारा है, लेकिन सरबपुरी शासकों द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, यह पांडु वंशी शासकों द्वारा स्थापित किया गया है ना, यानी ये भी गलत है। देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ है? टाला गांव में है, सोमवंशी शासकों द्वारा स्थापित किया गया है, नहीं, यह सरबपुरी शासकों द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, देवरानी जेठानी मंदिर 5वीं-6वीं शताब्दी में निर्मित है और छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है। ठीक है, तो यह सरबपुरी शासकों द्वारा स्थापित किया गया है, सोमवंशी शासकों द्वारा नहीं। तो ये तीनों तो गलत हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, है ना। राजीव लोचन मंदिर राजिम में है, नलवंशी शासकों द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले सरबपुरी राजवंश का राजधर्म निम्नलिखित में से कौन सा था, है ना। छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले राजवंश, है ना, सरबपुरी राजवंश, है ना, छत्तीसगढ़ का बहुत ही पुराना राजवंश है और लोकल राजवंश, है ना, यहीं के शासकों द्वारा स्थापित, है ना, राजवंश। तो इनके द्वारा किस राजधर्म का पालन किया जाता था, यह बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म या बौद्ध धर्म, है ना। तो इसका सही उत्तर है वैष्णव धर्म है। सरबपुरी शासकों द्वारा वैष्णव धर्म का पालन किया जाता था। ठीक है, जो प्राचीन सरबपुरी राजवंश है ना, देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण आदि विभिन्न प्रकार के स्थापत्यों का निर्माण करवाया गया है ना, इनके द्वारा। तो ये जो है वैष्णव धर्म का पालन करते थे, है ना, वैष्णव धर्म को पालन करते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे? किस राजवंश के शासक जो है त्रिकलिंगाधिपति, ध्यान दीजिएगा, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे? सोमवंश या सरबपुरी वंश या राजर्षि तुल्य वंश या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इसका सही उत्तर है सोमवंश। सोमवंश के विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में शासन था, है ना, जैसे कि कांकेर के सोमवंशी, है ना, कांकेर के सोमवंश और सिरपुर के पांडुवंशी और उड़ीसा के भी सोमवंशी थे, है ना। तो ये सभी सोमवंशी ही हैं।
कांकेर के सोमवंशी, सिरपुर के पांडुवंशी और उड़ीसा के सोमवंशी, तो ये सभी सोमवंशी हैं। तो विभिन्न, चूँकि कलिंगाधिपति यानी कलिंग से आप समझ सकते हैं उड़ीसा, है ना? कलिंग, उड़ीसा को कलिंग क्षेत्र बोला जाता था। तो उड़ीसा में शासन था, छत्तीसगढ़ में शासन था, इसलिए त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे, ठीक है? त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करने वाले शासक जो हैं, कौन से शासक हैं? सोमवंशी शासक, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे सोमवंशीय शासक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे, है ना? प्रश्न में पूछ रहा है, सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? ऑप्शन दिए हुए हैं, सरबराज, ये नरेंद्र, ये सुदेवराज, ये प्रसन्नमात्र, ठीक है? तो इसका सही उत्तर है प्रसन्नमात्र, ठीक है? प्रसन्नमात्र एक प्रमुख प्रतापी शासक है ना, सरबपुरी राजवंश के प्रमुख शासक हैं और बहुत ही प्रभावशाली शासक हैं, ठीक है, प्रसन्नमात्र। तो इनके द्वारा जो है छत्तीसगढ़ में स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए गए थे, ठीक है? सरबपुरी राजवंश के एकमात्र शासक प्रसन्नमात्र के द्वारा छत्तीसगढ़ में स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए गए थे, ठीक है? याद रखिएगा, प्रसन्नमात्र, सरबपुरी राजवंश, स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए गए थे, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और विभिन्न क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, है ना? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।